ध्यान देना, आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आ रहा प्रिंट अभी निकला नहीं है, ठीक है, हम दे देंगे प्रिंट। तो टॉपिक का नाम है सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, मैक्सिमम जो बड़ा क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो इसी से पूछता है ना। तो टॉपिक का नाम क्या है? सीरीज एलसीआर सर्किट, है ना। सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो इसमें है क्या, इसमें हम L का मतलब होता है इंडक्टेंस, कर लो, खत्म हो जाएगा तो फिर बता देना। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ है सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। नहीं लिखना नहीं है, हम देंगे प्रिंट, देंगे प्रिंट। वो देख रहे हैं हम कि उसमें ये ब्लैक बोर्ड बदलना पड़ेगा। देखना, समझो बात को। इसमें होता क्या है, इसमें जो ये तीनों चीज, L मतलब इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस किसका होता है? इंडक्टर का। C मतलब कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का होता है। R मतलब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टर का होता है। तो ये तीनों चीज यानी इंडक्टर, पहले हम एक इंडक्टर लगा दिए, ठीक है, एक इंडक्टर लगा दिए, एक जगह पे हम कैपेसिटर लगा दिए और एक जगह पे हम रेजिस्टर लगा दिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम रेजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लगा दिए और यहाँ पे AC सोर्स है, AC सोर्स यहाँ पे है और जो सोर्स होगा वो जो वोल्टेज देता है वो V = Vm sin ωt होता है, ये हम लोग को पता है। जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू, उसका रेजिस्टेंस R है, जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, ठीक है। अब देखो समझना, हम जो काम करते आए हैं वही काम हमको करना है। मतलब वोल्टेज दिया हुआ है, हमको करंट फाइंड करना होता है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वो चीज़, सबसे पहला चीज़ हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या किसी सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को, यानी वोल्टेज से आगे होता है या वोल्टेज से पीछे होता है, ये सब चीज़ देखते हैं। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हर सर्किट में देखते हैं कि हर सर्किट में करंट को अपोज क्या कर रहा है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, प्योर इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस था और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस था जो करंट को अपोज करता है। हम लोग ये भी देखें कि हर सर्किट में या हर सिचुएशन में जो चीज़ करंट को अपोज करता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं, है ना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इम्पीडेंस का काम रेजिस्टेंस करता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस करता है, जो लास्ट क्लास पढ़े हम लोग। तो हम देखेंगे कि इस सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है, और असल में इस सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होता है, इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन, वही फाइंड करना आता है, सिलेबस में वही चीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या, इसके पहले हम लोग जो भी चीज़ कैलकुलेट किए थे उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह कैलकुलस यूज़ करके किए थे। यहाँ पे जो हम लोग का सिलेबस है उस सिलेबस में साफ साफ लिख दिया है कि इसमें जो भी डेरिवेशन है उसको हमको फेजर डायग्राम के हेल्प से कैलकुलेट करना है या प्रोसीड करना है, सिलेबस में लिखा हुआ है। दो तरह से कर सकते हैं हम लोग, एक तो हम लोग कैलकुलस का यूज़ कर सकते हैं, फेजर डायग्राम के यूज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में साफ लिखा है कि केवल फेजर डायग्राम ही हमको यूज़ करना है, ठीक। बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो कि यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए ध्यान देना, यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है, वोल्टेज क्या है? Vm sin ωt। इस वोल्टेज के चलते एक AC करंट फ्लो होगा जी। हाँ, समय के साथ अपना वैल्यू, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा वो, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो AC करंट फ्लो होगा किसी भी टाइम में वो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और किसी भी समय में जो करंट होगा वो इन तीनों में सेम करंट होगा ना।
अलग अलग तो नहीं होगा, किसी भी समय किसी एक इंस्टेंट को अगर पकड़ लें तो उस इंस्टेंट में तीनों में सेम करंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, हम एक फेजर डायग्राम बना रहे हैं। साक्षी तुमको नहीं दिखेगा तो तुम बोलना, है ना, दिख रहा है? अब देखो फेजर डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले करंट को प्लॉट कर दे रहे हैं। हम ये करंट को प्लॉट कर दिए, ठीक है। सबके लिए यही करंट होगा क्योंकि किसी भी इंस्टेंट में सब में सेम करंट फ्लो होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ देखना, अगर ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के एंड पॉइंट का जो वोल्टेज है उसको हम VR से डिनोट करते हैं, और जो इंडक्टर है उसके एंड पॉइंट यानी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज उसको VL से डिनोट करते हैं, और इसमें जो वोल्टेज है उसको VC से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो वोल्टेज होता है और करंट होता है सेम फेज में होता है, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो करंट के साथ ही होगा क्योंकि दोनों सेम फेज में होता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के वोल्टेज को हम यहीं पे प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं VR, ठीक है। अच्छा, प्योर इंडक्टिव सर्किट जो सबसे पहले पढ़े थे उसमें करंट, बताओ उसमें करंट आगे रहता है या पीछे रहता है वोल्टेज से? मुस्कान, लैग करता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से π/2 पीछे होता है। सुनना, ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं, करंट वोल्टेज से π/2 पीछे रहता है, इसका मतलब वोल्टेज करंट से π/2 आगे रहता है ना। तो अगर हम इंडक्टिव सर्किट का वोल्टेज हमको बनाना होगा तो करंट से π/2 आगे बनाना पड़ेगा, यानी इंडक्टिव सर्किट का जो वोल्टेज होगा उसको हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा VL को। कोई दिक्कत? देखो करंट सबके लिए यही है, ठीक है। वोल्टेज से ये अगर हम इसको इंडक्टर का वोल्टेज माने अगर इसको, तो करंट इससे π/2 पीछे रहेगा ना जी, समझ रही है ना। अच्छा, जो कैपेसिटर का वोल्टेज रहता है या कैपेसिटर का जो करंट रहता है वो वोल्टेज से π/2 आगे रहता है, करंट वोल्टेज से π/2 आगे, यानी वोल्टेज करंट से π/2 पीछे। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज रहेगा वो देखो करंट से π/2 पीछे, कैपेसिटर का वोल्टेज, ऐसे हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं। करंट वोल्टेज से आगे रहता है, तो करंट तो भैया वोल्टेज से आगे है ना, सबका करंट यही है, इसलिए हम करंट अलग अलग नहीं बना सकते हैं क्योंकि सब में तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि तीनों सीरीज में है ना, सीरीज में तो सब में सेम करंट जाएगा। तो हम एक बार करंट बना दिए, सबके लिए यही करंट होगा, रेजिस्टेंस के लिए भी यही करंट होगा, कैपेसिटेंस में भी यही करंट जा रहा है, इंडक्टर में भी यही करंट जा रहा है ना। तो ये फिगर समझ में आ गया सबको कैसे बना है, क्योंकि सब कुछ अब इसी से होने जा रहा है। अब देखो फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है। फेजर डायग्राम में हम लोग ये जो एरो करके दिखाते हैं इनको हम लोग कहते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स। बोलो दिव्यांशु, बोलो। ये लोग पीछे का दिव्यांशु लोग नहीं है क्या? मतलब दिखा था क्लास में? हाँ, कौन आगे रहता है? कैपेसिटिव सर्किट में अरे कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से ठीक है, हम सुना रहे, सुनो ना, ध्यान दो जो हम बोल रहे हैं, खाली ध्यान से सुनना, ठीक ना। कैपेसिटिव सर्किट में कौन किससे आगे रहता है? करंट वोल्टेज से आगे रहता है, तो वोल्टेज करंट से पीछे रहेगा ना। देखो करंट का हम करंट बदल नहीं सकते हैं, तीनों में करंट सेम है, ये करंट है, तो कैपेसिटिव सर्किट का जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 पीछे रहेगा। ये कैपेसिटिव सर्किट का वोल्टेज है। अगर तुम वोल्टेज को देखो तो करंट आगे है इससे π/2, है ना। हम तो कहीं पे भी दिखा सकते हैं ना जी, हम वोल्टेज को यहाँ दिखाएं, करंट को इससे π/2 आगे दिखा दी। बात समझ में आ रहा है? तीनों में सेम करंट होगा, इसलिए हम पहले करंट को प्लॉट कर दिए। अब उसी करंट के हिसाब से हम सारे वोल्टेज को प्लॉट कर रहे हैं।
रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज करंट के साथ रहता है इसलिए यहीं पे है ना। इंडक्टिव सर्किट का वोल्टेज, सिंस इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे रहता है मतलब वोल्टेज आगे है। अनुराग नहीं आ रहा है जी, कुछ आता? ओ था, तबीयत खराब हो गया, छोड़ने गया था तुम लोग। इसमें भी अगर तुम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों का सॉल्यूशन तो आरडी शर्मा में रहता ही है, अगर उसको भी कर लोगे ना तो भी बहुत कम चांस है कोई क्वेश्चन छूटने का। लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल सारा कर लेना, जब भी समय मिले रिवीजन जब करो सारा कर लेना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो तुमको मिल जाएगा वहाँ से डायरेक्ट, एकदम कॉपी पेस्ट, हर जगह मिल जाएगा। जेईई मेंस में भी मिल जाएगा, नीट में भी मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट डिट्टो, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम तो समझ में आ गया सबको। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, सिंस यहाँ पे सारा जो वोल्टेज है जो हम यहाँ पे प्लॉट किए सब वेक्टर है, हम नेट वोल्टेज फाइंड करते हैं। जो सर्किट को नेट वोल्टेज मिल रहा है, सर्किट को जो नेट वोल्टेज मिल रहा है वो नेट वोल्टेज क्या होगा, ध्यान देना, नेट वोल्टेज जो होगा वो इन सभी वोल्टेज का वेक्टर सम होगा, यानी VR प्लस VL प्लस VC सबका वेक्टर सम होगा। ठीक है, एक बात हम पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, जब हम लोग फेजर डायग्राम में ये वेक्टर्स ऐसे बनाते हैं ना, तो इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उनका मैक्सिमम वैल्यू होता है। हर वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, तो ये जो VR है ना, VR का जो मैक्सिमम, VR ऐसे लिखे हैं ये वेक्टर, इसका जो अमाउंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, साइड में हम लिख रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है इसलिए परेशान मत होना, हम इधर लिख दे रहे हैं। VR का जो यहाँ पे फिगर में जो VR है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ध्यान से देखना जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो प्योर रेजिस्टिव, VR का मतलब है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, समय के साथ रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो भी तो बदलेगा क्योंकि ऐसी वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो समय के साथ बदल रहा है तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होता है। जब भी हम लोग फेजर डायग्राम में जो फेजर बनाते हैं यानी वेक्टर्स बनाते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, इसी तरह से जो VL है वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम VLM लिख सकते हैं। इसी तरह से जो VC है इसका मैग्नीट्यूड को VCM लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले बता रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो तो ये दोनों जस्ट ऑपोजिट है, तो अगर VC बड़ा है, ठीक है, अगर VC बड़ा है, एनसीईआरटी में VC को बड़ा लेके बनाया है, ठीक है, अगर VC बड़ा है तो डायरेक्टली VL VC में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। अगर मान लो इधर 10 न्यूटन इधर 7 न्यूटन तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन हो जाएगा। अगर दो वेक्टर जस्ट ऑपोजिट होता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सीधा सीधी उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, ये जो VC वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है हम इसको लिखे हैं VCM लिखे हैं जी, है ना। और ये जो VL है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखे हैं VLM, ठीक है। तो नेट जो मेरे पास आ जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये वाला इस डायरेक्शन में VR रह जाएगा, VR वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं VRM, ठीक है। और इस डायरेक्शन में खाली एक मेरे पास रह जाएगा, ध्यान से देखना जी, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा, VCM माइनस VLM, ये खाली आ जाएगा।
मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना। मान लो अगर इधर 7 है इधर 10 है तो इसका मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड घटा रहे हैं, दिक्कत है कहीं, है ना। देखो हर जगह ये Vm ही है, लेकिन ये कैपेसिटेंस का मैक्सिमम है, ये इंडक्टर में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो सब डिनोट किया गया सिंबॉलिकली, ठीक। अब देखो मेरे पास ये दो वेक्टर है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, है ना। एक और चीज, अगर मान लो तुमको एक किसी वेक्टर से एंगल फाइंड करना है तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय ए। जिससे एंगल फाइंड कर रहे हो, अगर a से एंगल फाइंड करना है तो a नीचे रहेगा, b ऊपर रहेगा। अगर तुमको ये एंगल फाइंड करना है बीटा सपोज करो, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, a बाय b हो जाएगा। ये सब बात दिमाग में रखना, सबका यूज करेंगे, है ना, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं फिलहाल के लिए और इसको भी मिटा दे रहे हैं, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम किए तो इस तरह से हम सीधा भी हम लिख सकते हैं, जो नेट, ये जो नेट वोल्टेज है ना, इसका मैग्नीट्यूड होगा नेट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। जिस तरह से इसका मैग्नीट्यूड इसका वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड इसका वोल्टेज का मैक्सिमम, इसका मैग्नीट्यूड इसका वोल्टेज का मैक्सिमम, उसी तरह से नेट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इस वोल्टेज का मैक्सिमम होगा। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे जी, इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखो हम अभी क्या किए, खाली ये दोनों बच गया, ये दोनों फिगर बनाना होगा क्योंकि कुछ सॉल्यूशन तो इस फिगर से इस फिगर में हो गया कन्वर्ट, ये वेक्टर हट गया, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होके ये दोनों हो गया। तो जो नेट वोल्टेज होगा वो वी आर मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दे देते हैं प्लस वी सी मैक्सिमम माइनस वी एल मैक्सिमम का होल स्क्वायर अंडर रूट होगा, है ना। यहाँ दिक्कत है किसी को तो देख लो, बढ़िया से समझ लो, कहीं दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। अब देखो समझना थोड़ा, हम किसी भी सर्किट में जो चीज़ करंट को अपोज करता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। और किसी भी सर्किट में जो नेट वोल्टेज होता है, अगर उसको हम उस सर्किट के इम्पीडेंस से डिवाइड कर देते हैं, या किसी भी सर्किट का जो नेट वोल्टेज होता है वो उस सर्किट का करंट इनटू उस सर्किट का इम्पीडेंस होता है। जैसे रेजिस्टिव सर्किट में V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो Vm को Im इंटू इम्पीडेंस लिखा जा सकता है। उसी तरह से हम Vm को लिख सकते हैं Im इंटू इम्पीडेंस। और उसी तरह से थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहानी चल रहा है, ये रेजिस्टर का मैक्सिमम वोल्टेज को लिख सकते हैं रेजिस्टर में पास होने वाला करंट इनटू रेजिस्टर में जो करंट को अपोज कर रहा है यानी रेजिस्टेंस, इसका स्क्वायर। सिंस तीनों में सेम करंट पास हो रहा है इसलिए तीनों में हम Im ही लिखेंगे। दिक्कत हो रहा है सृष्टि तो बोलो, किस स्टेप में प्रॉब्लम हुआ बता दो। नहीं, ठीक, अच्छा। प्लस यहाँ पे VCM में क्या लिखेंगे बोलो आयुष, Im इंटू, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं XC जो करंट को अपोज कर रहा है, इसमें तो करंट को ये अपोज कर रहा है, माइनस Im इंटू XL का स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में से Im बाहर निकलेगा यानी Im का स्क्वायर बाहर निकलेगा, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना इधर Im Z इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेप देख लो, किसी को दिक्कत है इसमें भाभी, पक्का। अब यहां से इन दोनों में से Im का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट से बाहर आएगा तो खाली Im रूट से बाहर आ जाएगा, दोनों साइड का Im कट जाएगा, तो Z क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन आ गया। इधर IM बाहर निकल जाएगा और ये दोनों IM कट जाएगा। समझ रही है? बोलो मुस्कान। फिर से बता दें या इस स्टेप तक में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। देखो क्या हुआ, हम एक स्टेप काट दिए असल में, फिर से कर देते हैं, हम एक स्टेप कर देते हैं, जो बीच का स्टेप हम हटा दिए। देखो ये IM इंटू Z है, इन दोनों में से IM का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं IM का स्क्वायर, बाहर कर दिए R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, IM का स्क्वायर दोनों से बाहर और फिर ये रूट। ये समझी? ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकती हो। अब ये रूट से बाहर आएगा तो खाली IM रह जाएगा। किसी भी चीज़ का स्क्वायर है वो रूट से बाहर आता है तो खाली वो बच जाता है और IM कट जाएगा, है ना। तो Z क्या रह जाएगा? Z रह जाएगा R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये इम्पिडेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा देखना, ये ग्राफ देखो, नेट वोल्टेज का जो डायरेक्शन रहेगा ना जी, इसमें क्योंकि हम नेट वोल्टेज से ही सब निकाल रहे हैं, ये जो नेट वोल्टेज है उसका कुछ कहीं पे ऐसे डायरेक्शन होगा, नेट वोल्टेज का डायरेक्शन, क्योंकि हम पहले तो वोल्टेज का सम निकाले ना, वेक्टर सम, उसी से तो हम इम्पिडेंस पे आए। तो वोल्टेज जो नेट वोल्टेज है सो तो ये आएगा, और नेट वोल्टेज जो है वो कुछ डायरेक्शन बना रहा होगा, इससे कुछ एंगल बना रहा होगा या इससे कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो नेट वोल्टेज अगर हम इस मेन फिगर में भी देखें तो नेट वोल्टेज सपोज करो नेट वोल्टेज यहाँ पे कहीं पे है, नेट वोल्टेज यहाँ पे कहीं पे है, तो नेट वोल्टेज I से जो एंगल बनाता है हम वो फाइंड करना चाहते हैं करंट से। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर हम करंट से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है एक बार देख लो, ठीक है। हम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। अगर कहीं किसी भी स्टेप में किसी को दिक्कत है तो देख लो। एक काम करते हैं, हम 2 मिनट का टाइम दिए, सड़सड़ा के देख लो। तो देखो जब भी हम फेजर डायग्राम जब बनाते हैं ना, तो फेजर डायग्राम में जो हम वेक्टर, पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये फिगर हम हटा देते हैं, ये वाला फिगर हटा देते हैं। समझो, जैसे हम सबसे पहला जो एक काम करते हैं, कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम एक बार बनाते हैं, ठीक ना। देखो ये कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम बना रहे हैं। अगर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज ऐसे है, ठीक है, ऐसे लिखते थे, है ना, तो करंट जो है उसको लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में, तो करंट इधर होगा, ठीक है। ध्यान देना, जब नोट्स देखना, शायद हम लिखे हैं, हमको जहाँ तक याद है, ये सब वेक्टर्स है। तो जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पे हमको एरो देना चाहिए आइडियली। नहीं, अगर गलती से नहीं दिया आता है तो कोई उसमें मार्क्स वगैरह नहीं कटता, लेकिन आइडियली यहाँ पे हमको वेक्टर साइन देना पड़ता है। ये रोटेटिंग वेक्टर्स होता है, ठीक है। अब लाइन बांटो, बढ़ाते जाओ पीछे, तुम्हारे पास तो है ना, लो और पीछे दे दो। ये फॉर्मूला याद रखना जी, आकांक्षा, फॉर्मूला लास्ट वाला। बच गया, उधर दे दो, बच जाएगा तो दे देना, है ना, फिर बाद में मांगता है लोग। हाँ क्या बोला?
नया वाला नहीं मिला तुमको? अच्छा ठीक, बस एक ही का रह गया ना। एक ही खाली बच गया ना जी, बाकी सबके पास है और तुम लोग दोनों का रह गया। नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। जहाँ पे खाली जगह दिख रहा कुछ भी मिसिंग नहीं है। नहीं, वहाँ पे थोड़ा एक काटा हुआ चीज़ था, उसको बस हटा दिया गया ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक ना। एक चीज़, कुछ भी वहाँ पे मत लिखना, है ना। देखो ध्यान दो, पहले हम एक डाउट क्लियर कर लेते हैं, है ना। देखो ये एक अच्छा डाउट पूछी है कि जब भी हम लोग फेजर डायग्राम यूज करते हैं, ध्यान देना, तो उसमें ये जो वेक्टर्स बनाते हैं, ये वेक्टर असल में सिंस ये वेक्टर्स होता है, इसलिए जब भी इसका सिंबल लिखते हैं इसके ऊपर हमको एरो देना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाते हैं या करंट का फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होता है, और इस करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी कि IM। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ग्राफ को ध्यान में रखना, ग्राफ बहुत अच्छे से बनाए हैं। ये चीज़ देखना, जब हम लोग ऐसे ग्राफ बनाए थे, जस्ट इसके सामने ही ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना जी, अगर हमको किसी भी टाइम में, हम पहले लेक्चर में शायद बहुत डिटेल से समझाए थे कि कैसे फेजर, ये जो वेक्टर्स है ये रोटेट करता है, तो ये किसी भी इंस्टेंट का वोल्टेज या किसी भी इंस्टेंट का करंट देता है। जैसे सपोज करो ये किसी भी टाइम में यहाँ पे है और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो एंगल ω t है, तो किसी भी समय में जो वोल्टेज होगा ना वो ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू किसी भी समय में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम Vm लेंगे तभी तो ये वाला जो वैल्यू है वो Vm sin ω t आएगा। इसका मैग्नीट्यूड Vm लेंगे तभी तो ये Vm sin ω t आएगा, है ना। किसी भी समय मान लो ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंच गया और एंगल कुछ और बन गया, सपोज T1 आ गया, तो उस टाइम Vm sin ω T1 उस समय वोल्टेज का वैल्यू होगा। तो हम क्या देखें कि जब ये रोटेट करेगा ना, तो वोल्टेज का वैल्यू यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे 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 चलेगा, यानी वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे 0 से बढ़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। देखो जब ये यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना, जब ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा उस समय जो इसका वैल्यू होगा वो Vm sin 0 होगा, सॉरी sin 90 होगा, यानी कि Vm होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब यहाँ आ गया मैक्सिमम, फिर जैसे जैसे इधर आने लगेगा ना वैल्यू घटते जाएगा, घटते घटते 0 हो जाएगा। तो यही तो AC वोल्टेज होता है, धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर धीरे धीरे घट के 0 हो जाता है। यहाँ जब ये आएगा तो 0 हो जाएगा, फिर ये जैसे इधर आने लगेगा वैल्यूज इधर नेगेटिव साइड आने लगेगा। ये सब चीज़ फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया था, ठीक ना। बात समझ गई ये चीज़ कि क्यों यहाँ पे Vm लिख दिया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड Vm है। अब यहाँ पे जो मेरा ये वाला सर्किट है, इसमें 3 वोल्टेज है ना जी। एक वोल्टेज कैपेसिटर का है, एक वोल्टेज इंडक्टर का है, एक वोल्टेज रेजिस्टर का है। तो कौन सा, और फोटो में भी हम 3 वोल्टेज बनाए हैं। तो अगर एक फोटो बनाए हैं, जैसे एक फोटो बनाए हैं वोल्टेज का खाली एक ही वेक्टर, वोल्टेज को एक ही वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, खाली एक वोल्टेज बनाए हैं तो Vm लिख दिए। लेकिन यहाँ पे तो 3 को वोल्टेज है ना, वोल्टेज रेजिस्टिव सर्किट का या रेजिस्टेंस का, वोल्टेज इंडक्टर का, वोल्टेज कैपेसिटर का, तो इन तीनों का तो मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर हम खाली Vm लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, इसीलिए लिख रहे हैं रेजिस्टिव सर्किट वाला ऐसे Vm, इंडक्टिव सर्किट वाला वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, कैपेसिटिव सर्किट का वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। समझ गई। अब बताओ किसी को और क्या दिक्कत है। बोलो। हाँ, ये वाला से यहाँ पे
देखो ध्यान देना, जब दो वेक्टर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका नेट कैसे निकाला जाता है? सीधा घटा के। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का होगा। वही काम तो किए, मतलब इसमें से ये घट गया और बड़े वाले के डायरेक्शन में आ गया, वो काम यहाँ पे हुआ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक, ये डेरिवेशन ज़रूर प्रैक्टिस करना, बाकी कोई करो चाहे नहीं करो। अब देखो ध्यान देना, सिंस नेट वोल्टेज जो है, नेट वोल्टेज का करंट के साथ कोई डायरेक्शन होगा, तो करंट का डायरेक्शन तो रेजिस्टर का वोल्टेज के डायरेक्शन में ही है ना। देखो करंट इधर और रेजिस्टर का भी वोल्टेज इधर ही, और यहाँ पे हम रेजिस्टर का वोल्टेज दिखा रहे हैं, करंट नहीं दिखाए हैं। दूसरे वाले फिगर में करंट नहीं दिखाए हैं। करंट किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, रेजिस्टर वाले वोल्टेज के डायरेक्शन में होगा। तो हम ये वाला एंगल फाइंड करना चाहते हैं, इसको फाई बोलते हैं। तो tan फाई क्या होगा जी? tan फाई क्या होगा? तन में बताएगा। गुड, VCM माइनस VLM बाय VRM होगा। ठीक है, अब जैसा हम किए थे कि वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज करंट इनटू इम्पीडेंस होता है ना। वोल्टेज करंट इनटू इम्पीडेंस होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट इनटू इम्पीडेंस होगा। जैसा हम यहाँ पे किए, यहाँ पे जो ये सब चीज़ पुट किए ना, वो चीज़ यहाँ पे भी पुट कर देंगे। तो VCM को लिख देंगे IM इंटू XC, इसको लिख देंगे IM इंटू XL, इसको लिख देंगे IM इंटू R। यहाँ से IM कॉमन होके काट देगा, मतलब कट जाएगा। tan फाई क्या आ जाएगा? XC माइनस XL बाई R। ये दोनों चीज़ तुमको डिराइव करना पड़ेगा, ये दोनों, ये लास्ट इम्पिडेंस और ये। तो इम्पिडेंस जो नेट वोल्टेज जिस डायरेक्शन में रहता है, इम्पिडेंस का भी वही डायरेक्शन होगा, इस तरह से। क्लियर है? ठीक है, अब देखना, मिटा रहे हैं पूरा हम, है ना। रिवीजन जरूर करना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिख के, किसी भी डेरिवेशन को लिख के रिवाइज करना, खाली आंख से पढ़ के नहीं तो बहुत पछताओगे। बहुत बच्चा क्या करता, खाली ऐसे रखे, हो गया, रोबोट बनता। क्या क्या नाम था? चिट्टी, रोबोट 1 वाला। फिर जब लिखने बैठोगे ना तो लिखे भी नहीं करेगा, इसलिए लिख के रिवाइज करना। उसको तो पेज भी नहीं खोलना पड़ता है। ठीक, अब देखो क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीज हम लोग डिराइव किए। सबसे पहले जो इम्पिडेंस होता है वो R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर अंडर रूट। पूछेंगे, याद रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, वो जो एंगल बनाता है tan फाई, क्या फॉर्मूला आया था जी? ये दोनों बात ध्यान में रखना, और डेरिवेशन भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2-3 इम्पॉर्टेंट बात है, समझना थोड़ा सा। 2-3 इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर जो सर्किट है मेरा, उस सर्किट में, अच्छा जब हम इस सिचुएशन को देखें, ऐसा हो सकता है ना, हम क्या माने थे उस फिगर में, कुछ फिगर ऐसे था, ध्यान देना, हम दोबारा से बना के दिखा रहे हैं। इस डायरेक्शन में I था और इसी डायरेक्शन में जी VR था। ठीक है, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में हम लोग लिए थे VL को और इस डायरेक्शन में लिए थे VC को। हम ये माने थे, ध्यान दो, हम ये माने थे कि VC VL से बड़ा है, हम ये मान लिए थे। इसीलिए इसको हटा के फिर इस डायरेक्शन में VC माइनस VL कर दिए थे। ये काम कर दिए थे हम लोग, है ना। देखो अब यहाँ पे हो सकता है कि VC बड़ा हो या हो सकता है VL बड़ा हो। अगर VL बड़ा होगा तो नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो VL माइनस VC हो जाएगा, ये हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना यहाँ पे
अगर कुछ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स ध्यान देना। अगर XC बड़ा हो, अगर VL बड़ा होगा तो XL बड़ा होगा, अगर VC बड़ा होगा तो XC बड़ा होगा। ठीक है, समझ रहा है? अगर XC बड़ा हुआ XL से, अगर XC बड़ा हुआ XL से तो ये वाला पॉजिटिव होगा, tan phi पॉजिटिव होगा, phi पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब निकलता है? अगर XC बड़ा हुआ ना तो समझो बात को, बहुत ध्यान से सुनना कि इस सर्किट में तीन चीज़ है ना जी। इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस वाला इफेक्ट भी है, थोड़ा कैपेसिटेंस वाला इफेक्ट भी है, थोड़ा इंडक्टर वाला भी इफेक्ट है। लेकिन अगर ये XC बड़ा हो गया XL से तो उसमें कैपेसिटिव सर्किट का डोमिनेंस आ जाएगा। कैपेसिटिव सर्किट का डोमिनेंस आ जाने का मतलब क्या है कि कैपेसिटिव सर्किट में, जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में है, हम लोग देखे थे कि करंट लीड करता है π/2। तो अगर इसमें XC बड़ा हो जाएगा XL से तो जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करने लगेगा। कितना लीड करेगा, कितना लीड करेगा वो चीज़ हम फाइंड कर चुके हैं, ये फाई, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। कितना डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस कितना रहेगा वोल्टेज और करंट में। इस पे भी बहुत सारा डीलिंग है आगे, है ना, बहुत सारा डिटेल है जो सिलेबस से शायद हटा दिया, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, क्या हम बोले, अगर सीरीज LCR सर्किट में XC बड़ा हो जाएगा XL से तो tan phi पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि उस सर्किट में थोड़ा सा कैपेसिटिव सर्किट का असर रहेगा, वो डोमिनेट कर रहा होगा, यानी उसका इफेक्ट दिखेगा, करंट लीड करने लगेगा वोल्टेज को। थोड़ा सा ही सही, जरूरी नहीं है π/2 लीड करेगा, कुछ तो लीड करेगा लेकिन करेगा, है ना। इसी तरह से अगर XL बड़ा हो गया XC से तो उसमें थोड़ा इंडक्टिव सर्किट का डोमिनेंस रहेगा, यानी करंट पीछे हो जाएगा, है ना, करंट लैग करने लगेगा वोल्टेज को। कितना लैग करेगा? phi लैग करेगा, हमको फाइंड करना होगा। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, खत्म करेंगे यहाँ पे चीज़ों को, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% चांस रहता है क्वेश्चन आने का। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? और रेजोनेंस। बहुत ध्यान से सुनना, ये रेजोनेंस है क्या। हम लोग रेजोनेंस दो जगह पे पढ़ते हैं। एक हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है, और एक रेजोनेंस यहाँ पे पढ़ते हैं। जब भी वेव का कॉन्सेप्ट आता है ना, रेजोनेंस आ जाता है। ठीक है, तो पहले समझ लो कि फिजिकली रेजोनेंस क्या चीज़ है, ये पहले समझ लो ध्यान से। झूला सब लोग झूले होंगे, है ना, नॉर्मल झूला जो पेड़ वेड़ में लगा के हम लोग झूलते हैं, पीछे से कोई आदमी ऐसे धक्का देता है, वो वाला झूला सब झूला होगा? नहीं, वो मेला वेला वाला नहीं, घर में रस्सी में लगा के, कभी सब लोग पेड़ वगैरह में लगा के झूली हो ना। सपोज करो जैसे कोई भी बच्चा अगर झूला झूल रहा है, सपोज करो ये झूला झूल रहा है बच्चा, है ना, झूला क्या होता है, इधर आ रहा है, पीछे से एक आदमी इसको धक्का दे रहा है, झूला इधर आ रहा है, पीछे से एक आदमी धक्का दे रहा है। बहुत ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो कि रेजोनेंस चीज़ क्या है, इसको समझो ध्यान से, ठीक ना। जब झूला ऐसे झूल रहा है तो इसका एक टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या, जैसे सपोज करो हम यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से यहाँ गया और फिर से यहाँ आने में जो समय लगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। और हम जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसका भी एक टाइम पीरियड है, हम कुछ समय के बाद फोर्स लगा रहे हैं। झूला जब यहाँ से इधर जा रहा है और फिर यहाँ पे आ रहा है तो फोर्स लगा दिए, फिर यहाँ से यहाँ आया तब फिर फोर्स लगाए, तो वो भी तो एक टाइम पीरियड के बाद लग रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोग ऑब्जर्व किए होगे इस चीज़ को, अगर बचपन याद होगा। सपोज करो अगर ये जो झूला में जो बच्चा झूल रहा है, जब ये ऐसे झूलते हुए यहाँ तक आया
और फिर यहाँ पे पहुंचा और जस्ट टेंड टू मूव हुआ, यानी जस्ट यहाँ पे पहुंच के जैसे इधर जाने को तैयार हुआ, तुम उस समय अगर फोर्स लगाते हो, हम क्या कब फोर्स लगाएं, ये ऐसे करके ऐसे आया और जस्ट इधर जाने को तैयार हुआ, हम फोर्स लगा दिए, फिर ये इधर आया, फिर जैसे इधर जाने को तैयार हुआ हम उसी टाइम फोर्स लगा दिए। मतलब समझो हम क्या बोल रहे हैं, जो इसका टाइम पीरियड है ना वही टाइम पीरियड फोर्स का भी है, यानी जितने देर में ये यहाँ से, मतलब जितने देर में ये यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा हम तभी फोर्स लगाएं, जब ये यहाँ पहुँचा हम तभी फोर्स लगाएं, जब ये यहाँ पहुँचा तभी फोर्स लगाएं। तो जो इसका टाइम पीरियड यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, फोर्स का भी वही टाइम पीरियड है। ऐसा सिचुएशन में देखना ये झूला ना बहुत दूर दूर तक, एकदम ऊपर ऊपर तक जाने लगता है, एकदम दूर दूर तक जाने लगता है। अगर तुम जो फोर्स लगा रहे हो उसका टाइम पीरियड तुम बदल दो, यानी जैसे झूला यहाँ से यहाँ गया और पूरा यहाँ तक पहुँचा भी नहीं, तुम बीचे में आके फोर्स लगा दो तो देखो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। यानी जब हम जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का टाइम पीरियड और ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड अगर सेम रखे ना, तो जो उसका एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होने लगता है ना। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स का और ऑब्जेक्ट का दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं हो तो एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है या गड़बड़ा जाता है। समझ रहे हो इस बात को? तो जब अप्लाइड फोर्स का और जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, या ऐसे भी कहा जा सकता है जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड होता है। तो जब जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी एकदम हाई चला जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इस फेनोमेना को रेजोनेंस बोलते हैं। आया बात समझ में, है ना? तो इस सिचुएशन में भी यही चीज होता है, जब सर्किट में हम लोग जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी भी तो हम बदल सकते हैं ना जी। हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हम वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम जनरेटर कितना स्पीड से उसका टरबाइन घुमा रहे हैं, आर्मेचर किस एंगुलर स्पीड से टरबाइन को घुमा रहे हैं, उस पर डिपेंड करने लगेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हम एसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा सिचुएशन यहाँ पे ले आए, बहुत ध्यान से सुनना बात को, जो करंट है या जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरह से चलता है। मान लो अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, हम कुछ ऐसा कर दें कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एकदम मैक्सिमम होने लगे, है ना। तो उस सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। जब एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट भी मैक्सिमम हो, यानी एम्पलीट्यूड होता क्या है जी, असल में एम्पलीट्यूड जो हुआ वो तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज ये मैक्सिमम हो जाए, वैसे सिचुएशन को रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। जो झूला ऐसे झूल रहा है वो रेजोनेंस में कब जाएगा, झूला का जो टाइम पीरियड है तुम अप्लाइड फोर्स का टाइम पीरियड उसी के बराबर कर लो, या जो झूला का फ्रीक्वेंसी तुम अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी उसी के बराबर कर लो, है ना। तो तुम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी तुमको उसके बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो समझना बात को, ध्यान दो। ठीक है, हमको पता है, ये सब हम अभी यहाँ रहने दे रहे हैं, समझो बात को। जो मैक्सिमम करंट होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज इनटू इम्पीडेंस होगा किसी भी सर्किट का। अगर सर्किट में एक ही चीज़ लगा हुआ है तो इम्पीडेंस के जगह रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ले लेगा, और सर्किट में 2-3 चीज़ का मिक्सचर है तो वहाँ इम्पीडेंस यूज़ करेंगे। अगर हम इम्पीडेंस को मिनिमम कर दें, अगर इम्पीडेंस, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इम्पीडेंस को मिनिमम कर दें, ठीक है ध्यान देना, तो रिजल्ट मैक्सिमम हो जाएगा ना। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम कर दें तो रिजल्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेजोनेंस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Z को मिनिमम करने का कोशिश करना पड़ेगा, है ना।
यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? राकेश काहल उसका लाद रहा है। अच्छा अच्छा ठीक, और तुम्हारे पास नहीं है ना, ठीक, बात क्लियर है ये चीज। अच्छा अब थोड़ा देखो तो जी, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है देख लो तो। जानबूझ के मिटा दी। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है? आर का स्क्वायर, हाँ, अंडर रूट पूरा का रूट, ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आर का स्क्वायर प्लस, बताओ मुस्कान, एक्सी का फॉर्मूला बताओ। गुड, तो 1/ω_c लिखें और एक्सेल। अच्छा ऐसा करते ना, बाद में लिखेंगे इसको। देखो तो जरा, समझना बात को, हमको z को मिनिमम करना है, z को एकदम मिनिमम कर देना है, ठीक है। हम रेजिस्टेंस में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। हम जितना रेजिस्टर लगा दिए हैं अगर सर्किट में कोई, तो उसका रेजिस्टेंस को तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे ना, रेजिस्टेंस को तो जीरो नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ लग गया अब हमको उसी को सर्किट से निकालना पड़ जाएगा रेजिस्टेंस हटाने के लिए। तो जब हम सर्किट से निकालिए देंगे तो LCR सर्किट रह कहाँ से गया, मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को ज़ीरो कर दें, अगर हम इस चीज़ को ज़ीरो कर दें तो Z जो है मिनिमम नहीं हो जाएगा। जैसे सपोज करो Z क्या, आर स्क्वायर प्लस इधर से जो भी चीज़ कैलकुलेट होके आएगा दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। जो ऐड हो रहा है इसको ज़ीरो कर देंगे तो जो मेरा इम्पिडेंस है वो खाली R के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम XC और XL को इक्वेट बराबर कर दें, XC और XL को बराबर कर देने से ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगा, तो इम्पिडेंस मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी इम्पिडेंस मिनिमम हो जाएगा, तो IM मैक्सिमम हो जाएगा। दिव्यांशु गिरी गप मत करो, देखो इधर है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर कर देना पड़ेगा, इससे रेजोनेंस आ जाएगा। अब XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, और XL, अब ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों से यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं जी। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/LC, ओमेगा को लिख सकते हैं 1/√LC लिख सकते हैं। अगर हम ओमेगा को इसके बराबर कर दें, ओमेगा होता है जो सोर्स वोल्टेज है उसका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं असल में, है ना, लेकिन अभी इसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर हम जो वोल्टेज आ रहा है सोर्स का, उसका फ्रीक्वेंसी को 1/√LC रख दें तो XC और XL बराबर हो जाएगा। तो उस समय जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो एकदम मैक्सिमम जाने लगेगा, रेजोनेंस आ जाएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस अकर करता है, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आता है, और इसको इन जनरल ओमेगा नॉट से डिनोट कर दिया जाता है। ओमेगा जनरल ओमेगा हो गया, ओमेगा हम कुछ भी बदल सकते हैं। सपोज करो जो मेरा AC जनरेट करने वाला जनरेटर है, वो सब तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, तुम किस फ्रीक्वेंसी का करंट या वोल्टेज जनरेट करना चाहते हो तुम पे डिपेंड करेगा। आर्मेचर जो ऐसे घूमता है, हम उसको तेजी से घुमाने लगेंगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। मान लो हम तेजी से फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, जो वोल्टेज चेंज हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बदलते बदलते एक ऐसा फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट कर देंगे जिसका वैल्यू 1/√LC है, तो फिर करंट और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम जाने लगेगा, रेजोनेंस आ जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हर हाल में रटा हुआ होना चाहिए। आ गया बात समझ में, ठीक है। तो आज 3 फॉर्मूला और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिमाग में रखना है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक रह गया जी, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है।
तुम ऑफिस से ले लो, इसको दे दो, इसको दूर जाना होता है ना। अच्छा हाँ, तुम वो ले लेगा, दे दो इसको आगे।